अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने प्रोग्राम वीकेंड अफेयर विद इमरान ज़ाकिर में अपने तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ और सबको मेरा सलाम। आज का प्रोग्राम जो है वो फोकस कर रहा हूँ मैं स्मगलिंग मैकेनिज़्म के ऊपर, कस्टम्स की क्या इन्फोर्समेंट हैं, बॉर्डर्स के ऊपर क्या कंट्रोल्स हैं, आपके नेशनल एक्सचेकर को किस तरह से उनकी ड्यूटी टैक्सेस के अंदर इजाफ़ा हो सकता है। अगर आप देखें तो गुज़िश्ता कई बरसों से जब से अफ़गान ट्रांज़िट स्टार्ट हुई है, मुसलसल इस अफ़गान ट्रांज़िट को स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, अब पाकिस्तान, बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आता है और बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं कि अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड ये ख़त्म क्यों नहीं की जाती है। तो इसका भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने यूएन से एग्रीमेंट किया हुआ है, क्योंकि दुनिया में जो भी लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ होती हैं कि जिनके समंदर या जिनकी कोई बंदरगाह नहीं होती है, तो उनको उनके पड़ोसी ममालिक पाबंद होते हैं उनको बंदरगाह की सहूलत देने के लिए। लिहाजा पाकिस्तान को ये सहूलत देना पड़ी अफ़गानिस्तान को, और अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड यहाँ से स्टार्ट हुई और वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अज़ाब बन गई। अज़ाब इस वजह से कि हमारे मुल्क को ड्यूटी टैक्सेस नहीं दिए जाते, बल्कि माल कराची पोर्ट पर आता है और फिर वो यहाँ से चमन जाता है, चमन से फिर वापस जो है वो फिर हमारे मुख्तलिफ़ शहरों में आता है और वो माल खुल जाता है। इसी तरह से अब LPG के जो बड़े कंटेनर्स आ रहे हैं उस पर 1/3 के ऊपर ड्यूटी लगाई जाती है, बाकी पे कोई ड्यूटी नहीं। पेट्रोल डीज़ल का तो सभी को इल्म होगा कि यहाँ पर 40% जो पेट्रोल डीज़ल मिल रहा है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ पेट्रोल पम्प्स के ऊपर, वो भी जो है वो ड्यूटीज़ नहीं दी जाती। इसके अलावा अब तो सूरत-हाल ये हो गई है कि स्मगलिंग जो है वो एक तरह से लीगलाइज हो गई है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उस पर इतनी रोकथाम नहीं। लेकिन मैं आज अब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को उनकी काविशों को सराहूँगा कि उनकी काविशों की वजह से किसी हद तक आहिस्ता आहिस्ता स्मगलिंग का ख़ात्मा जो है किया जा रहा है और स्मगलिंग की रोकथाम की जा रही है। तो आज इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर हमने बात करने के लिए मोहम्मद अहमद शमसी साहब को बुलाया है, जो कि एक ताजिर रहनुमा होने के साथ साथ एक इम्पोर्टर भी हैं और कस्टम प्रोसेसेस के ऊपर उनकी काफ़ी गहरी नज़र है। तो मैं नहायत मुल्तमस हूँ अहमद शमसी साहब आपका कि आज आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, वीकेंड अफेयर विद इमरान ज़ाकिर में आप मौजूद हैं और आज आप बताएंगे कि जनाब ये हो क्या रहा है। अफ़गान ट्रांज़िट जो इज़ बिकम एन अब्यूज़ फॉर द पाकिस्तान। तो अब ज़रा बिस्मिल्लाह करें और बताएं कि भाई ये सिलसिला कहाँ से शुरू किया जाए, और इंट्रोडक्शन ज़रा अपना करा दें ज़रा थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद शमसी, चेयरमैन हूँ ट्रेड एसोसिएशन मैरी रोड का और जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन का। मसला ये है कि देखिए, अगर मुल्क को वाकई आपने माशी तौर पे मजबूत करना है, मुल्क की मईशत को ठीक करना है, तो यकीनन आपको काम को लीगल फ्रेमवर्क में लाना पड़ेगा। स्मगलिंग जो है, आप बातें अभी मैंने पिछले दिनों वज़ीर दाखिला साहब का बयान सुना, जो केयर टेकर, उन्होंने कहा कि स्मगलिंग जो है उसकी हम हौसला शिक नहीं कर रहे हैं लेकिन रोक नहीं सकते। ये बड़ी अजीब बात है। बात ये है कि जब तक आप स्मगलिंग को रोकेंगे नहीं, मेरे जैसे वो लोग जो लीगल इंपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको अरबों रुपए टैक्स की सूरत में, ड्यूटीज़ की सूरत में दे रहे हैं और उसके बाद अपना माल नहीं बेच पाते क्योंकि हम मुकाबला नहीं कर सकते स्मगलिंग के माल से, उसकी कीमतें वो बग़ैर ड्यूटी टैक्स के आ रही हैं और हमारी इंपोर्ट की कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मार्केट में हम अपना माल या तो नुकसान में बेचें या फिर ना बेच पाएँ और काम को बंद कर दें। नतीजन 1 साल से ज़्यादा हो गया मैंने इंपोर्ट को बंद किया हुआ है। इसी तरह मेरी तरह हज़ारों इंपोर्टर जो हैं उन्होंने इंपोर्ट को बंद किया है और स्मगलर्स जो हैं उनके लिए खुला रास्ता है, खुलेआम जो है स्मगलिंग हो रही है और तमाम प्रोडक्ट 2 चैनल से आ रही हैं। इस वक्त मैं आपके इल्म में लाऊं, एक अफ़गान ट्रांज़िट जो सबसे बड़ी हमारे लिए एक अज़ाब बना हुआ है। बेशक ठीक है, अफ़गान हमारे भाई हैं और अगर कोई सहूलत उन्हें दी हुई है थ्रू एक रूल्स एंड रेगुलेशन के, तो यूनाइटेड नेशंस के रूल हैं कि लैंड लॉक कंट्रीज़ को जो है फराहम किया जाए बंदरगाह की। जी, हमने उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन उस पर कंट्रोल तो होना चाहिए ना। देखिए, आपके इदारों की मिली भगत के बगैर कोई एक चीज़ भी, ज़रा सी चीज़ भी स्मगल नहीं हो सकती। इसमें आपके इदारे जिनका काम रोकना है वो इन्वॉल्व हैं। मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ आपको। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इदारे इन्वॉल्व हैं। आप देखें ना कि इंडियन प्रोडक्ट्स और
छालिया अगर आप देख लें, छालिया पे पाबंदी है, लेकिन छालिया आपको कराची की किस मार्केट में छालिया, किस दुकान पे छालिया, किस पान की दुकान पे छालिया आपको नहीं मिलेगी। जी, जो मैंने इसके बारे में मालूमात की ना, आपने आप छालिया की बात की या तमाम गरम मसाले दूसरी चीज़ें, ये भी अब सब स्मगल हो रही हैं जो पहले नहीं होती थी। इसमें हुआ ये कि गवर्नमेंट ने पाकिस्तान कस्टम ने एक पाबंदी लगाई कि छालिया की ये क्वालिटी जो मौजूदा आ रही है इस वक्त स्मगल होके, ये नहीं आ सकती, ये मुज़र सेहत है। और इसका उन्होंने बहाना करके वो इंपोर्ट जो है वो बंद कर दी उसकी, उस पर सख्तियाँ कर दी कि जी ये आएगी तो जब्त हो जाएगी, इसको ज़ाया कर दिया जाएगा। वही छालिया स्मगलिंग की मार्केट से पूरे मार्केटों में भरी पड़ी है, छालिया की कोई किल्लत नहीं है। अब उसका रूट ये है कि वो ईरान में इंपोर्ट की जाती है, इंडोनेशिया से, ज़्यादातर छालिया इंडोनेशिया से आती है, ईरान में इंपोर्ट की जाती है और ईरान से खेपियों के हवाले की जाती है जो स्मगल करके उसको जहाँ आपको पाकिस्तान के जिस शहर में चाहिए वो फराम कर देते हैं। उसमें पैसा जो है उन एहलकारों की जेब में जा रहा है जो उसमें मुलविस हैं, उन स्मगलरों की जेब में जा रहा है और सरकारी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो इस चीज़ को देखना चाहिए हुकूमत को, FBI को देखना चाहिए कि आपकी ये पॉलिसियाँ जो है वो मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचा रही हैं और डिक्लाइन कर रही हैं कि कोई लीगल काम ना करे, इंपोर्ट ना करे, बल्कि या तो वो भी इस स्मगलिंग के काम में शामिल हो जाए। इंपोर्ट की हौसला शिकनी हो रही है एक तरह से देखा जाए तो, ताकि हालांकि पाकिस्तान इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है, इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है, बिल्कुल सही है कि हर चीज़ इंपोर्ट होती है, सुई तक इंपोर्ट हो रही होती है जनाब। जी हाँ, ये आलम है सर। उसकी भी वजह है, वो एक मौजू दूसरा है, उस पर फिर किसी वक्त बात होगी। आपने इतनी मुश्किलात पैदा की हुई हैं यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंपोर्ट हो रही हैं, यहाँ बन सकती हैं, लेकिन आपके यहाँ एक तो पावर आप नहीं देते, ना बिजली ना गैस, ठीक है, इंडस्ट्री कैसे चले। अभी मैं इस वक्त उठ के आ रहा हूँ पाकिस्तान FPCCI से, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, और इसी सिलसिले में एक मीटिंग थी और वही हमने बात की है कि आप जो है कॉटेज इंडस्ट्री जो है उसको जब तक पाकिस्तान में डेवलप नहीं करेंगे, उनको सहूलियात नहीं देंगे, स्पेशली मैं कराची की बात करूँगा, कॉटेज इंडस्ट्री सालों से कोई गवर्नमेंट ने स्कीम नहीं पेश की, अगर वो आप पेश करेंगे बेरोज़गारी भी दूर होगी, रेवेन्यू भी मिलेगा आपको और आपका फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा जी। तो बात ये है कि देखिए, जब तक आप अब कुछ अरसे से मैं ये इसका भी साथ साथ एतराफ़ करता चलूँ कि तकरीबन 3-4 हफ्ते से स्मगलिंग के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं और इसका सेहरा मैं समझता हूँ आर्मी चीफ़ को जाता है पाकिस्तान के, कि उन्होंने डंडा उठाया जब, तो देखिए डॉलर के रेट भी नीचे आए जी, और सोने के रेट भी नीचे आए और मार्केट में शेयर सर्फ की जो कीमत थी उनमें भी थोड़ी बहुत कमी आई है अभी, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए अशिया सर्फ जो है जो रोज़ाना इस्तेमाल होती है, आम शहरी को जिनसे वास्ता है, आटा दाल चीनी दूसरी चीज़ें, घी तेल, ये सब जो है। आपने अभी चीनी की बात की, आपने कि चीनी एक अरसे तक मिफ्ते इस्माइल के ज़माने में 80 रुपये रही कि उन्होंने ट्रैक एंड ट्रेस का सिलसिला किया हुआ था। अभी आप मुझे बताएं कि चीनी की कीमतें कहाँ से कहाँ चली गई, बल्कि कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी बताया कि POS, मुझे बताएं कितनी दुकानों पर POS लगे हुए हैं, POS का लिंक मुनक़ता कर दिया जाता है, उसके बाद अगर कस्टमर उनका मूड होता है इनकम टैक्स वालों को तो आके रेड मारते हैं, वरना वो उन्हें भी नहीं मारते। सर वजह वो ये देखिए, मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया, फिर कह रहा हूँ, ये मिली भगत के बगैर कोई काम नहीं होता। FBR चाहे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप लिंक बंद कर दें, आप बिल ना बनाएं, आप उस टैक्स की चोरी करें, सेल टैक्स बचाएं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसमें इदारे को चाहिए सबसे पहले अपनी काली भेड़ें जो हैं वो इदारे से निकालें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आप ताजरों को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं, हम हरगिज़ उन ताजरों के साथ नहीं हैं जो गलत काम करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं। हम ये तरजीह देते हैं कि तमाम ताजर जो है वो टैक्स नेट में आएँ, और बेशुमार टैक्स नेट में हमने ताजरों को इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में रजिस्टर्ड भी कराया है, और ये काम बदस्तूर जारी है, क्योंकि इसमें फ़ायदा है मुल्क की मईशत का भी और ताजरों का भी। जो लोग ये नहीं समझते या इस नेट में नहीं आना चाहते, वो ये काम कर रहे हैं। FBR बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें, लेकिन ब्लैकमेलिंग ना करें बराए मेहरबानी। मैं ये कहता हूँ कि ब्लैकमेलिंग होती है, गलत तरीके से छापे मारे जाते हैं। अब हमारी मार्केटों में, मेरा ताल्लुक मेरे और बोल्टन मार्केट से है, हमारी मार्केटों में अक्सर व बेशतर, और कपड़ा मार्केटों में ख़ासतौर पर कराची में तारिक रोड पे, जामा क्लॉथ पे रेड होती हैं कस्टम इंटेलिजेंस वालों की, DIT की। वो रेड होती है रात को 3 बजे, वो जिसका चाहे मार्केट का शटर तोड़ते हैं, जिसका चाहे गोदाम का शटर तोड़ते हैं, माल निकाल के ले जाते हैं। अच्छा, उसमें उन लोगों का भी माल चला जाता है जो लीगल होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी मार्केटों में लीगल इंपोर्ट भी है। उसके बाद जब वो जाते हैं, रब्ता करते हैं, उनके साथ जो रवैया होता है DIT वालों का और कस्टम का,
वो इंतहाई ख़राब होता है, और उनको धमकियाँ दी जाती हैं कि जी आप अपना माल लेने भी आएंगे तो आपके खिलाफ FIR काट दी जाएगी, फिर आप भुगतते रहना। और जब वो अपनी लिस्टें लेके जाते हैं कि जी मेरे गोदाम से ये पिछले कुछ दिनों में हुआ है हमारी मार्केटों में भी कि जी मेरे गोदाम से ये माल आप ले गए, ये लिस्ट है और मेरे पास इसके कागजात मौजूद हैं, मैंने इंपोर्टर से ख़रीदा है, वो खुद इंपोर्टर भी नहीं थे। तो वो कहते हैं कि जी ये माल तो आप गलत कह रहे हैं, ये माल तो हमारे पास आया नहीं। अब रात को 3 बजे कहाँ से हम शवाहिद लाएं जी कि हम साबित करें कि आप ये माल ले गए थे नहीं, और वो माल गायब हो जाता है। अच्छा, मतलब चौकीदार जो होते हैं मार्केट का उसको भी रस्सियों से बांध दिया जाता है, ऐसा भी सुना है मैंने वाकया तो। चौकीदारों को कहीं बांध दिया जाता है, कहीं बैठा दिया जाता है, उनको हिलने भी नहीं दिया जाता। मार्केट के शटर, देखिए हम ये कहते हैं आप कार्रवाइयाँ करें स्मगलर्स के खिलाफ, हम तो खुद इसका शिकार होनी चाहिए, बिल्कुल मुल्क के लिए नुकसानदेह तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। शिकार हैं कि हमारी इंपोर्ट बंद हो गई, लेकिन हम ये कहते हैं कि उसका तरीक़ाकार बनाएं, दिन की रोशनी में आए, मार्केट एसोसिएशंस को साथ लें, हम आपके साथ हैं, हम बिल्कुल आप कार्रवाइयाँ करें और पकड़ें उन लोगों को जो स्मगलिंग कर रहे हैं, जो माल है वो जब्त करें। लेकिन आप ऐसा ना करें कि रात के 3 बजे रात के अंधेरे में आए। दुनिया में कहीं ऐसा कानून नहीं है, आप निराले कानून बनाते हैं और आप जो है वो सही लोगों का भी माल उठा के ले जाते हैं और वो फिर वापस नहीं मिलता। तो ये शिकायत है, मैंने आज फेडरेशन में भी ये रजिस्टर्ड कराई है शिकायत अभी, कि देखिए जी ये तरीक़ाकार है, ये बिल्कुल गलत है, आप कस्टम से और FBR से पूछें कि ये क्या सिलसिला है। इसी तरह इनकम टैक्स वाले रेड कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, कंप्यूटर उठा के ले जाते हैं, खाते उठा के ले जाते हैं, तो बैंकों से पैसे पे ऑर्डर बना के ले जाते हैं। अब इनको ये इख्तियार हासिल हो गया है कि मेरे बैंक में जाएंगे, मेरी इजाज़त के बगैर मेरे अकाउंट से एक पे ऑर्डर बनाएंगे कस्टम के नाम का और ले जाके कैश करा लेंगे उसको। तो ये अजीब अजीब कवानीन जो है आप लागू कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, टैक्स देने वाले भी खौफज़दा हैं। आप टैक्स नेट में लाने की बात करते हैं, हम टैक्स नेट में लोगों को ला रहे हैं, लेकिन आप कोऑपरेट करें, उनको खौफज़दा करके आप टैक्स नहीं ले सकते, आप उनके साथ कोऑपरेट करें, उनको समझाएं। हम भी समझा रहे हैं कि टैक्स नेट में आने के ये फ़वाइद हैं, आप टैक्स नेट में आएँ। लेकिन इस तरह देखिए जो टैक्स नेट में आ जाए उसको आप खौफज़दा करेंगे, उसको डराएंगे, उसके खाते ले जाएंगे। इस वजह से बहुत सारे लोग टैक्स नेट में आना भी नहीं चाहते, लोग बोलते हैं यार NTN नंबर ले लेंगे तो फिर हमारे सर पर तलवार ही लटकी रहेगी। सर ये बिल्कुल आपकी बात बजा है। हमने जिनको टैक्स नेट में, देखिए इस वक्त तकरीबन जो आदाद-ओ-शुमार है करंट में बता रहा हूँ आपको, आप FBR कहता है जी 80 लाख जो है वो कराची में वो टैक्स में रजिस्टर्ड, सॉरी पूरे मुल्क में टैक्स में रजिस्टर्ड है, 80 लाख फाइलर हैं, लेकिन उसमें से जो एक्टिव फाइलर हैं जो भर रहे हैं वो सिर्फ 42 लाख हैं। उसमें से भी 35% ऐसे हैं जो ज़ीरो टैक्स दे रहे हैं, यानी कि 6 लाख की हद के अंदर है, अंदर है जी। और उन पर टैक्स लागू नहीं होता। टैक्स नेट अगर आपने बढ़ाना है तो आप खुदारा दुनिया में तरीक़ाकार ये है, जब आप टैक्स लेते हैं कि उसके अगेंस्ट उसको सहूलियात भी देते हैं। ना आपको आपके लॉ एंड ऑर्डर दे पा रहे हैं, ताजिर महफूज नहीं है, ना घर पे, ना मार्केट में, ना दुकान पे, कहीं महफूज नहीं है, ना रोड आपके बने हुए हैं, ना पानी आपको मिल रहा है, ना सेवरेज का निज़ाम सही है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कराची जैसे शहर का तबाह हुआ है जो पूरे पाकिस्तान की मईशत चला रहा है। तो जब तक आप टैक्स किस मुंह से ले रहे हैं, फिर लोकल टैक्सेस अलग हैं और वो मल्टीपल हैं। लोकल टैक्सेस जो है एक ही किस्म का टैक्स मुख्तलिफ इदारे सिंध के ले रहे हैं। मैं अभी ब्रेक की तरफ जाता हूँ, ब्रेक के बाद फिर दूसरा एक अहम मौजू है होगा इन्फोर्समेंट के हवाले से। तो इन्फोर्समेंट को की बेहतरी कैसे बनाई जा सकती है, क्या कवानीन नए, क्या कानून में अमेंडमेंट्स की जा सकती, तो इस पर ज़रूर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मैं अपने प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में अभी हाजिर होता हूँ और पूछूंगा अहमद शम्सी साहब से कि इन्फोर्समेंट लॉज में क्या तरामीम हो सकती हैं कि एक ताजिर भी महफूज रहे और उसका माल भी महफूज रहे। तो इस बारे में ज़रा बताएं, ऐसी क्या तरामीम हो सकती है जिसकी वजह से ये और एतमाद भी बहाल रहेगा इदारों के ऊपर, क्योंकि इन चीज़ों तो इदारों पर से एतमाद एक आम ताजिर का ख़त्म होता है। देखिए आप तरामीम की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे कि जो लॉ हैं कस्टम के, जो पुलिस के, जो दीगर FIA के, उस लॉज के मुताबिक ये काम नहीं कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि कहीं दुनिया में ये कानून नहीं है कि बग़ैर मजिस्ट्रेट के आप कहीं छापा मारें, किसी की प्रेमिसेस जो है उसको तोड़ के अंदर घुस जाएं, बग़ैर मजिस्ट्रेट के आप ये काम नहीं कर सकते। ड्यूटी मजिस्ट्रेट को साथ लाएंगे आप, फिर मार्केट के नुमाइंदे आप साथ लें, मार्केट रजिस्टर्ड एसोसिएशंस हैं, कराची चैम्बर मौजूद है, फेडरेशन मौजूद है। देखिए अब आपने रजिस्टर्ड एसोसिएशन की बात की तो मेरे जहन में एक चीज़ ये आती है कि देखिए कि बहुत सी रजिस्टर्ड एसोसिएशंस भी ऐसी हैं कि जो कि स्मगलिंग को
और अफ़गान्स को और ये अफ़गान स्मगलिंग जो रही है उसको प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप ये देखें तारिक रोड पर राबी सेंटर देख लें, क्लिफ्टन पे आशियाना की मार्केट देख लें, आप ये जामा क्लॉथ के ऊपर जो मार्केटें 2-3 हैं ये आप देख लें, तो यहाँ पर बेतहाशा जो है स्मगलिंग का माल, अफ़गान माल और ये रॉ सिल्क, कौन कौन से कपड़े के इम्पोर्टेड शेफून वगैरह ब्रांड्स वहाँ पर मौजूद हैं जो मुझे पता है स्मगलिंग के। तो फिर मार्केट एसोसिएशंस भी तो प्रोटेक्शन दे रही है ना इन लोगों को जो ये माल लेकर आ रहे हैं और उन मार्केटों के ज़रिए वो माल फ़रोख्त किया जा रहा है। सर आपकी बात को मैं इनकार नहीं करूँगा, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो एसोसिएशंस मार्केट एसोसिएशंस नहीं है, बल्कि वो एक शेल्टर है जो एसोसिएशन की सूरत में उन्होंने अपने आप को बना लिया और स्मगलरों को उन्हीं का हिस्सा है वो, और उनको शेल्टर देते हैं। उनके ख़िलाफ़ तमाम इदारे मौजूद हैं, आपके पास इंटेलिजेंस इदारे भी मौजूद हैं। हर एसोसिएशन की स्क्रूटनी करें, चेक करें उसे कि कौन सी एसोसिएशन क्या काम कर रही है। अगर कोई एसोसिएशन इस मामलात में मुलविस है, किसी भी गैर कानूनी मामलात में मुलविस है, तो कवानीन मौजूद हैं DGTO के, आप उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें, आप उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, केस रजिस्टर्ड करें, हम उससे इनकार नहीं करते। हम तो आपको बार बार ये दावत दे रहे हैं कि हमारी एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड हैं, जो सही एसोसिएशन हैं कराची में, हम आपके साथ हैं। हम बिल्कुल इस स्मगलिंग की हौसला शिकनी करते हैं और हम आपके साथ जो है कार्रवाई में शरीक होंगे। आप बताएं, दिन में आएँ कि यार यहाँ कार्रवाई करनी है, हम आपके साथ चलते हैं, आप बिल्कुल कार्रवाई करें अगर इलीगल काम है तो। और वो एसोसिएशन जो शेल्टर प्रोवाइड कर रही हैं, वो एक्चुअली उन्होंने एसोसिएशन की शक्ल इख्तियार कर ली है, वो लोग नहीं है, वो एसोसिएशन नहीं है, वो उन्हीं का हिस्सा है। क्योंकि वो प्रेसी से आती है तो ये आती कि जी वो कस्टम हुकाम ने जो है वो ज़्यादती की ताजिरों के साथ और छापा मारा और ये क्या, और कस्टम से भी प्रेसीज आती हैं कि जनाब वो हमने तो इसलिए छापा मारा था फलां फलां लोगों को पकड़ने के लिए, वहाँ पर स्मगलिंग का माल था। तो एक ये बाज़ाफ़ा ये भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे होते हैं। अभी हाल ही में 2 रोज़ पहले की बात है कि एक ड्राइवर जो है वो हिलाक हुआ है। तो अब वो ड्राइवर जो हिलाक हुआ है वो दिल के दौरा पड़ने से हिलाक हुआ है, लेकिन जो टैंकर एसोसिएशन के सदर हैं आफरीदी साहब, वही कह रहे हैं कि तशद्दुद से हिलाक हुआ है। तो बाज़ दफ़ा इस तरह के भी इख्तलाफात आपस में हो जाते हैं। लेकिन मैं अभी तो फ़िलहाल ये समझता हूँ कि ये कस्टम्स का एक अच्छा काम है कि जो पेट्रोल जो बगैर ड्यूटीज़ के फ़रोख्त हो रहा है, स्मगल शुदा पेट्रोल के ख़िलाफ़ अभी कस्टम्स ने अपना एक्शन लिया है, तो ये एक मैं समझता हूँ अच्छी बात है। तो अब ये भी है, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कस्टम्स को दबाने के लिए या उनको मोरल डाउन करने के लिए भी इस तरह की चीज़ें की जाती हैं क्या? बिल्कुल नहीं, सही कह रहे हैं आप। देखिए, अच्छे और बुरे लोग तो हर जगह मौजूद हैं। मैं अगर इदारों को कह रहा हूँ कि उनमें काली भेड़ें हैं, तो यकीनन ताजरों के बेस में भी काली भेड़ें यकीनन होंगी। हम तो आपको कह रहे हैं, हम तो आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप आएँ और तहकीक करें, कार्रवाई करें। अगर कोई ताजिर एसोसिएशन अपने आप को कहती है और ऐसे कामों में मुलविस है, स्मगलिंग की सरपरस्ती कर रही है, तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई करें। जहाँ तक ऑयल एसोसिएशन की आपने बात की या टैंकर की बात की अभी आपने, ऑयल टैंकर एसोसिएशन वाले जी, तो उसकी भी तहकीक करें। अगर कोई किसी शख्स की जान गई है तो आप तहकीक करें कि किस वजह से गई है, उसका पोस्टमार्टम कराएं, सब चीज़ सामने आ जाएगी कि क्या कौन इल्ज़ाम लगा रहा है, कौन सही है और कौन गलत है। अगर कस्टम गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, और अगर वो खुद गलत हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और दूसरी बात ये है कि आप ऑयल और डीजल की बात करते हैं, ऑयल और डीजल कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। ऑयल और डीजल जो है वो पिकअप्स में आता है या टैंकरों में आता है जी। तो इतनी बड़ी तादाद, खच्चरों पर भी आता है बहुत बड़ी तादाद में, उन पर एक खच्चर पे 4-4 ड्रम लगे होते हैं ना। वो कुछ ऐसे रास्तों से भी आता है जहाँ से गाड़ी नहीं आ सकती आराम से। तो आप ये बताइए कि वो कौन से इदारे हैं हमारी सरहदों पे, वो कौन से ऐसे इदारे हैं, कस्टम हुकाम कहाँ हैं, DIT कहाँ हैं, वो क्यों नहीं उनको रोकते? मैं तो ये समझता हूँ कि उन इदारों में काली भेड़ें हैं और उनकी मिली भगत से सब स्मगलिंग होती है। तो सबसे पहले हर इदारे को चाहिए कि अपने अंदर एहतसाब करे, और ताजरों का तो आप एहतसाब करते हैं, आप अपना भी तो एहतसाब करेंगे। वो बिल्कुल। अभी आप ये देखिए ना, ये बाज़ दफ़ा मैं ये भी देखता हूँ कि किसी क्लियरिंग एजेंट ने GD फाइल नहीं की, या कोई मसला हो जाए। आप देखिए, आपको बताऊँ, एक बड़ी मशहूर और मारूफ मोबाइल कंपनी है, बहुत मशहूर, उसने 1 रुपया ड्यूटी नहीं दी अदा की थी, और उसके मोबाइल जो है बिकते रहे मार्केट में। लेकिन जब वो एक GD फाइल गलत हुई, पता लगा कि जनाब ये तो फलां कंपनी के मोबाइल हैं और माल मिस डिक्लेरेशन है, उनको पकड़ा गया। तो उसके बाद आवाम के सामने ये केस आया और कस्टम के भी कुछ लोग हाईलाइट हुए कि ये उस स्मगलिंग में मुलविस थे। अब देखिए, GD फाइल करने वाले लोग जो हैं उनको तो कस्टम्स अक्सर पकड़ लेती है, उनकी FIR कट जाती है, लेकिन जो कस्टम के अपने लोग मुलविस होते हैं उनके खिलाफ भी कभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। अब क्लियर एजेंट कहते हैं जी हमारा बंदा तो पकड़ लेते हैं, लेकिन जो कस्टम अफसर मुलविस होता है उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? आपके इल्म में होगा ये बात। 469
मिलियन डॉलर्स की ड्यूटीज़ का स्कैम एक है कि उसके बगैर जो है बगैर ड्यूटी के माल निकला। हाँ माल निकला वो। अब वो इंक्वायरी होती रही है, पता उसका फैसला हुआ नहीं हुआ क्या, उसका भी शायद फैसला सर नहीं। ये एक मसला नहीं है, ये हर कुछ अरसे के ये तो बहुत बड़ा मसला हुआ था, जिसमें आपको बताऊं कि मुकर्रम जो अंसारी जो मेंबर कस्टम ऑपरेशंस थे उनको भी तबादला वबादला वगैरह कर दिया गया था। अच्छा, कस्टम इंटेलिजेंस का महकमा जो वो भी बड़े अताब में रहता है। आप देखें साकिब सईद साहब और उनकी टीम का क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। इससे पहले जाहिद खोखर साहब तो बड़े ईमानदार आदमी थे और उन्होंने इमरान खान साहब हमारे जो वज़ीर आज़म थे उस वक्त, उनको एक रिपोर्ट भी दी थी कि जो तोरखम बॉर्डर और इधर चमन से जो स्मगलिंग हो रही है उसकी पूरी रिपोर्ट उनसे मांगी गई थी। तो जाहिद खोखर साहब ने पूरी रिपोर्ट दे दी थी। उसके 1 महीने बाद ही जो उनकी पुरस्कार मौत हुई और उसके बाद पता चला कि जनाब जाहिद खोखर साहब का इंतकाल तो कोरोना की वजह से हो गया। तो कस्टम इंटेलिजेंस के लोग भी बड़े अताब में रहते हैं, अब ये काम भी करना चाहते हैं बहुत सारे लोग, तो उन्हें काम करने नहीं दिया जाता। देखिए उनको सपोर्ट करनी चाहिए, उनके आला अफसरान को। किसी भी महकमे में अगर ऐसे लोग हैं, FIA में भी पिछले दिनों ऐसा केस हुआ, नैब में भी हुआ कि पता चला जी बिल्कुल डिप्टी डायरेक्टर साहब को फांसी लग गई। ये आपने देखा होगा, किसी मुल्क में हो रहा है ये सब। बिल्कुल इसी मुल्क में हो रहा है कि अगर कोई अफसर ईमानदारी का भी मुजाहरा करता है तो वो उसको निशाने इबरत बना दिया जाता है। असल में उसका जो सिस्टम है ना, कस्टम का एक सिस्टम है, हर जगह का एक सिस्टम होता है। FIA का भी सिस्टम है, FIA वाला भी जो कोई ईमानदार अफसर होता है कहीं सही मायनों में रेट मारता है अगर वो, तो फिर वो भी पता नहीं कितने कितने साल सस्पेंड ही रहता है। जी जी ऐसे ही है। मतलब ये इतना मजबूत सिस्टम है और पैसे की इतनी रेल पेल है इस काम में कि वो इतने पावरफुल है। देखिए हर बदकिस्मती ये है इस मुल्क में कि हर बुरे काम ने एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर ली है। उस माफिया में सरकारी लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, स्मगलर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, पैसे का हर एक को पैसा दे रहे होते हैं। तो वो इतने मजबूत हो जाते हैं कि उन पर हाथ डालना अच्छे कस्टम अफसरान या दीगर इदारों के अफसरान भी डरते हैं उन पर हाथ डालने में, क्योंकि उन्हें पता है कि इनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं हमारे इदारे में भी कि या तो मेरा तबादला हो जाएगा किसी ऐसे इलाके में जहाँ मैं परेशान होता रहूँगा, या मुझे मुअत्तल कर दिया जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपनी जान से ही जाऊँ। तो वो बेचारे चाहते हुए भी जो है ना किनारा इख्तियार करते हैं। ये नहीं कि अच्छे अफसरान की कमी है, कस्टम में भी, कस्टम इंटेलिजेंस में भी, FIA में भी, पुलिस में, हर जगह बहुत अच्छे लोग भी हैं जो काम करना चाहते हैं इस मुल्क के लिए, जो मुहिब्बे वतन है। और चंद लोग ख़राब हैं, उन चंद लोगों की ख़राबी की वजह से इस मुल्क को इतना नुकसान हो रहा है। तो हर इदारे को चाहिए कि वो चेक करे और अपने में से जो खराबी है। अब अगर ये ड्यूटीज़ और टैक्सीज़ का अगर आप निज़ाम देख लें तो मैंने भी गुज़िश्ता 1 महीना कबल ही मैंने एक प्रोग्राम में मैं शरीक हुआ था। वो कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स के अवार्ड्स का एक प्रोग्राम था, तो उसमें गवर्नर साहब जब आए तो गवर्नर साहब ने इस बेसिस के ऊपर अवार्ड लोगों को दिए ऑन बेसिस ऑफ सबमिशन ऑफ द ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस टू द नेशनल एक्सचेकर। तो वही कह रहे थे यार ये तुमने इतनी ड्यूटी दी, तुमने इतनी मिलियन दी और तुमने इतने बिलियन ड्यूटी पे की, ड्यूटियाँ जाती कहाँ हैं? तो गवर्नर साहब भी हैरान थे कि ये ड्यूटियाँ जो हैं ये जा क्या रही हैं, ये अगर ये ड्यूटियाँ इस मुल्क में रहती नहीं है, जब फिर भी IMF से कर्जा लेने के लिए हम लोग भाग रहे हैं, ये ड्यूटियाँ जब जमा हो रही हैं ये ड्यूटियाँ कहाँ जा रही हैं? अब आपके इल्म में होगा वीबॉक का निज़ाम जो कि जर्मन बेस्ड है कि ताकि ड्यूटीज़ का निज़ाम उसमें भी हमारे लोग कुछ ना कुछ राह निकाल लेते हैं। PSW आया, उसमें भी आप देख लें कि ये जो अभी हुआ 469 मिलियंस का, वो PSW का ही कोई पेपर था ना, आई फॉर्म वगैरह था जो नहीं था, उसके बगैर ही आपके क्लियर किया है। ये हम कहते हैं कि ये निज़ाम कंप्यूटराइज हो गया और आम लोगों के जहन में ये आता है कि क्योंकि कंप्यूटराइज हो गया तो इसमें अब कोई गड़बड़ हो नहीं सकेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वीबॉक आया तो हमने ये देखा कि वीबॉक में ये था कि आपको पता नहीं होता था कि आपकी GD जो है किस अफसर के पास जाएगी, कौन असेसमेंट करेगा, ताकि आप ताल्लुक़ कायम ना कर सकें, रिश्वत ना दे सकें। लेकिन वहाँ पे आप एक फ़ीस थी, रिश्वत थी कि उसे आप दें, वो आपको बता देता था कि ये जी फ़लाँ साहब के पास आपका केस है और ये उनका नंबर है। वो उसे डायल करता था, राब्ते में आ जाता था, पैसे देता था और अपना काम कराता था। तो वीबॉक सिस्टम हो या PSW, ये सब सिस्टम जो है ना, ये चलाने वाले पीछे हम जैसे इंसानी हैं जी, और ह्यूमन इंटरवेंशन है, यानी कि बिल्कुल है। और वो ऐसे लोगों की है कि वो कामयाब होने नहीं देते, वो उसकी आड़ में भी पैसे कमा रहे होते हैं और ये करप्शन का निज़ाम ख़त्म नहीं होता जब तक आप निशाने इबरत नहीं बनाएंगे रिश्वत लेने वालों को, करप्शन करने वालों को। आप कीजिए ना, 8-10 केस करें, किसी एक का नहीं हुआ आज तक, 8-10 केस करें, आप देखिए हज़ारों लोग सही। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि कस्टम्स की अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसों में हम ये सवाल पूछते हैं कि भाई जो कस्टम्स कार्रवाइयाँ करती है, ये माल पकड़ती है, स्मगलर पकड़ती है, जो भी पकड़ती है, उनकी प्रोसीडिंग्स
सही तौर पर नहीं हो पाती है कस्टम कोर्ट्स के अंदर। वो हमें ज़रा पेपर शो करेंगे, किसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, कितनी सज़ा दी गई, माल कहाँ गया, तो वो भी मतलब यानी कि छुपाई जाती है, वो भी मतलब हमें डिस्क्लोज़ नहीं की जाती कि भाई वो क्या हुआ। इवन कि अभी भी आपके जो बहुत सारे जो पोर्ट टर्मिनल्स हैं उन बात तो की जाती है PSW के बहुत डिजिटलाइज हो गए, लेकिन अभी भी कस्टम्स के बहुत से टर्मिनल्स के ऊपर जो नीलामी हो रही है वो आपकी शफाफ नहीं है, इनफॉर्मल मतलब हो रही है, शफाफ नहीं है। इनफॉर्मल नीलामी वैसे हो रही है ना, मतलब कोई इसका डिजिटल नहीं है, वो मैनुअल है वो। सर वो इसलिए नहीं की जाती कि डिजिटल में कल ऐसा हो सकता है कि कोई रिकॉर्ड पकड़ा जाए जी, और वो परेशानी में जिन्होंने किया है वो अपना रिकॉर्ड ख़त्म कर देते हैं। आपने देखा होगा हर थोड़े अरसे बाद कस्टम में या और दूसरे इदारों में रजिस्ट्रार ऑफिस में आग लगा दी जाती है। हाँ जी बिल्कुल, ये तवातुर के साथ पाकिस्तान में ये काम है, माल भी जल गया, रिकॉर्ड भी जल गया, ख़त्म कहानी। बिल्कुल। वो मोबाइल वाले केस में भी ऐसा ही हुआ था कि जो वो कस्टम के मुतालिका अफसर थे डिप्टी कलेक्टर साहब, उनके कपड़े में आग लगाई गई थी। तो देखिए ना, उस पर कोई तहकीकात नहीं होती कि यार इतने अहम केस चल रहा था, नैब में था, FIA में था, कोर्ट में था और इसका रिकॉर्ड जल गया और रिकॉर्ड की कहीं कॉपी भी नहीं है। मजे की बात ये है कि रिकॉर्ड जल गया। प्रॉल जो है सिस्टम उसमें रिकॉर्ड तो होता है, प्रॉल में कहते हैं कि कोई कम तब्दीली या कुछ। सर आपसे मैंने अर्ज किया कि ह्यूमन इंटरवेंशन चलाने वाला इंटरवेंशन है, वहाँ से रिकॉर्ड भी तब्दील भी हो जाते हैं, गायब भी हो जाते हैं, सब चीज़ हो जाती है। ये हम इस पाकिस्तान में रह रहे हैं तो यहाँ पे कानून इंसाफ जो है यहाँ पे बड़ा सवालिया निशान है। उस पर हमारा पूरा जो इंसाफ का निज़ाम है ना अदलिया का, उस पर बड़ा सवालिया निशान है। हम दुनिया में आप बार बार सुनते होंगे रोज़ के हमारा कौन सा नंबर है, आखिरी नंबरों पे हम इंसाफ में। उसकी वजह है अगर इंसाफ हो और लोगों को अदल के साथ जो है मुजरिम को सज़ा हो और जिसके साथ ज़्यादती हो उसको इंसाफ मिले तो सारा माशरा सारा निज़ाम सही हो जाएगा। लेकिन कब होगा, अल्लाह करे कि अब जो हुक्मरान आए या जिन्होंने भी हुक्मरानों को जो भी अब सही करने की कोशिश कर रहे हैं वो सही कर लें मुल्क में, तो ये मुल्क जो है कर्ज़ों से भी निकल जाएगा, मईशत भी ठीक हो जाएगी। देखिए मैं तो ये कहता हूँ शमसी साहब कि आप सिर्फ FBR का निज़ाम अगर सही कर देना, पाकिस्तान को ना किसी IMF की ज़रूरत है, ना वर्ल्ड बैंक की, ना ADB भी किसी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ टैक्सेशन का निज़ाम अगर इनका सही हो जाए और हमारे भी जो लोग जो मुहब्बे वतन हैं, जो सनअतकार हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो टैक्सेस जो है सही तौर पर अगर फ़ाइल करें, वक्त पर टैक्सेस अपने दें, ड्यूटीज़ दें, तो भी ये निज़ाम किस तरह बेहतर हो सकता है। लेकिन उन लोगों का भी कहना यही होता है कि यार हमारे ड्यूटी टैक्स देने का फ़ायदा क्या, क्योंकि जो मुतालिका अफसर तो होता है वो बोलता है तो मैं तो फिर भी आपको तंग करूंगा, मुझे नहीं मिलेगा। करता है आप तमाम 100% सही फाइल कर दें, कस्टम में भी यही हाल है। देखिए कस्टम में सब खुला है हर चीज़। कस्टम में हम 100% लीगल चीज़ मंगाते हैं, उसको उसकी GD फाइल करते हैं, उसमें 1% भी ऐसा नहीं होता कि उसमें कोई मिस डिक्लेरेशन हो कोई, लेकिन उसके बावजूद पैसे हमें देने होते हैं। नहीं देंगे आप तो आपका जो है उसका कस्टम क्लियरेंस ही नहीं होगी, उसका जो है नंबर ही नहीं आएगा जी। वो अभी तो रश इतना है कि आपका बिल्कुल, हाँ। तो उसमें हमें डैमरेज और डिटेंशन भुगतना पड़ता है। कभी लेबॉर्ट्री भेज दिया जाता है कि जी आपकी इस कार्गो पे शक है और इसकी लेबॉर्ट्री होगी, 15-15 दिन निकाल देते हैं वो लेबॉर्ट्री। चलिए जी, अब मैं इस वक्त ब्रेक की तरफ जाता हूँ और ब्रेक के बाद फिर हम डैमेज और डिटेंशन के मौजू के ऊपर बात करेंगे। तो ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ आपके पास। थैंक यू। तो ब्रेक के बाद मैं भी फिर हाजिर होता हूँ आप लोगों के सामने और अब आपसे मैं बात करूँगा डैमेज डिटेंशन के बारे में शमसी साहब, कि डैमेज डिटेंशन का जो एक मौजू है और ये जिसकी वजह से ताजर भी चीख रहे हैं और शिपिंग कंपनीज ख़ास तौर से, कि शिपिंग कंपनीज भी किसी पाकिस्तान में कोई रेगुलेशन नहीं है कि इनके लिए क्या कानून होना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान वजारत पोर्ट एंड शिपिंग कोई अगर रिक्वेस्ट भी देती है अगर इन पोर्ट टर्मिनल्स को, शिपिंग कंपनीज़ को, तो वो हवा हो जाती है। हवा का मतलब ये है कि उस पर कोई शिपिंग कंपनीज या पोर्ट टर्मिनल्स कोई ताजिर बिरादरी को रिलीफ नहीं देते इन डैमेज एंड डिटेंशन में। तो अब ये डैमेज डिटेंशन के बारे में भी कुछ बस बताइए कि ये किस तरीके से ये मसला ये हल हो सकता है। सर देखें, होता ये है कि जब भी कोई भी माल आता है हमारा तो 5 दिन का टाइम होता है KPT या पोर्ट अथॉरिटीज़ का। अब KPT के अलावा भी प्राइवेट भी टर्मिनल्स हैं, KICT, PICT वगैरह, SAPT भी है जनाब, QICT भी है। तो ये इनका 5 दिन का सिर्फ टाइम होता है कि 5 दिन के अंदर अंदर आप अपना कार्गो क्लियर करा लें। उसके बाद पर डे के हिसाब से वो डॉलर्स में, पाकिस्तानी करेंसी में भी नहीं होता, वो डॉलर्स में आपसे पेमेंट लेते हैं। शिपिंग कंपनी का जो है वो डिटेंशन के नाम से एक टैक्स है। वो हम जब कोई चीज़ मंगाते हैं तो हम उसमें कोट करते हैं कितने दिन हमें फ्री
टाइम चाहिए, उसमें अमूमन 1 हफ्ते का टाइम मिलता है, कुछ आप ज़्यादा पेमेंट करते हैं उसकी तो 14 दिन का भी टाइम मिल जाता है। वो टाइम इसलिए होता है कि वो कंटेनर जब आप उठाएंगे, जिस दिन से आया है उस दिन से काउंट होता है, वो जब आप उठाएंगे खाली करेंगे और वापस ला के देंगे, तो अगर उसमें कुछ दिन ऊपर हो गए तो पर डे के हिसाब से उसमें भी डॉलर्स में आपको पे करना पड़ता है। ये बड़ा बुरान हमारे साथ जब हुआ, जब कोविड का दौर आया, तो कोविड के दौर में आपको पता है कि रोडों पे माल नहीं आने देते थे, पुलिस रोक लेती थी और अलाउ नहीं था कुछ भी, ट्रक नहीं मिलते थे कंटेनर उठाने के लिए। ये सारे जब मसले शुरू हुए तो ताजरों को बड़ी परेशानी हुई और करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि शिपिंग कंपनियों ने किसी किस्म की भी बात मानने से इनकार कर दिया था। इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उसमें हम खुद जो है वो गवर्नर सिंध के पास गए, उसके बाद उन्होंने जो है वो पोर्ट एंड शिपिंग के जो मामला देख रहे थे पीटीआई की तरफ से, मौलवी साहब देख रहे थे ना, उन मौलवी साहब से भी बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि ठीक है जी मैं कराता हूँ। आप यकीन करें कि शिपिंग कंपनियों ने कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया और इन्हीं शिपिंग कंपनियों ने इंडिया में उन्होंने कंट्रोल किया। अच्छा, इंडिया में कंट्रोल किया इंडिया में और रेगुलाइज किया कि जी आप ये एक्स्ट्रा चार्जेस इसलिए नहीं लेंगे कि कोविड के हालात हैं, हंगामी हालात हैं और देर सवेर होगी, ठीक है, माल उठाने में जाने में, तो इंडिया में एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए गए। पाकिस्तान में शिपिंग कंपनियों ने दिल भर के जो है वो ताजरों को लूटा, इंपोर्टर को लूटा और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था अपनी मर्जी के, क्योंकि उनके रेट भी ऐसे होते हैं कि इस हफ्ते जो रेट हैं अगले हफ्ते उससे डबल हो जाएंगे डॉलर्स में, तो वो और हमें डॉलर का भी कुछ नहीं पता कि अगले हफ्ते डॉलर क्या हो जाएगा, डॉलर क्या हो जाएगा। बिल्कुल। फिर अगर शिपिंग कंपनी, एक बात मैं और बताऊं शमसी साहब आपको, लेकिन जो इन्फ्लुएंशियल शख्सियात थी उन्होंने इनसे कम करवाएं, डैमेज डिटेंशन, कंसेशन, डिस्काउंट सब लिए हैं। आपको बताता चलूँ कि साबिक वफाकी वज़ीर जो थे हमारे मुफ्ती इस्माइल साहब, उनका पूरा मेरे पास उनकी कंपनी का रिकॉर्ड मौजूद है। तो किसी शिपिंग कंपनी ने उनको 50% डिस्काउंट दिया, किसी ने 60%, किसी ने 40% को डिस्काउंट दिया, उनको दिया गया डिस्काउंट, और वो डिस्काउंट भी उनको ऐसे दिया गया कि FBR के किसी आला अफसर ने जो है वो शिपिंग कंपनीज को कहा तो उनको डिस्काउंट्स जो हैं वो दिए गए। सर देखें, आप बात कर रहे हैं अशराफिया की, पाकिस्तान में अशराफिया के लिए कवानीन और हैं। जी हाँ, उनके लिए रात को 12 बजे कोर्ट भी खुल जाते हैं, इतवार के दिन भी कोर्ट लगा लिया जाता है, उनको जमानत उनके आने से पहले मिल जाती है। तो अशराफिया की तो बात ही नहीं करें ना, वो खलाई मखलूक हैं, वो ऊपर से आसमान से हैं, उनके लिए हम अवाम हैं, हमें पूछने वाला कोई नहीं है। हम इस मुल्क को टैक्स दे रहे हैं, इस मुल्क को चला रहे हैं। हमारे अक्सर पार्लियामेंटेरियन के आप उठा के देखें कि वो कितना टैक्स देते हैं और उनको क्या मरात हैं। तो इस बातों को छोड़ देने के सेक्टर पे टैक्स नहीं है जनाब, बिल्कुल। देखिए हमारा मुतालबा ये है कि हर किस्म की आमदनी पे जब तक आप टैक्स नहीं लगाएंगे, हर किस्म की आमदनी पे, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या इंपोर्ट हो, जो भी है, तो जब तक आप नहीं लगाएंगे जब तक ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इसमें दरअसल ये एक वो है, गैप्स हैं, और इसमें होता ये है कि आपने इंपोर्ट में जैसे कि कमर्शियल इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर, उसकी ड्यूटियाँ अलग अलग हैं, उसमें बड़ी चोरी है। जी बिल्कुल। मैन्युफैक्चरर जो है ना वो माल मंगाता है और मार्केट में भेज देता है उसमें से माल। बिल्कुल। मैं कमर्शियल इंपोर्टर हूँ, मैं मंगाता हूँ, मेरे पास ड्यूटी टैक्स ज़्यादा लगता है, मैं उसका मुकाबला कैसे करूँ? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सब फ्लॉज हैं, ये फ्लॉज दूर होने चाहिए। ये इदारों को सब मालूम है, FBR के सब इल्म है, बिल्कुल ठीक है ना। और जो आप फिर अशराफिया की बात करते हैं तो भाई उनके लिए तो अलग कानून है, उनको मराद भी मिल जाती है, उनको टैक्स की छूट भी मिल जाती है, उनके लिए ड्यूटी फ्री गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। रातों रात जो है नए नोटिफिकेशन निकलते हैं उनके लिए, जब उनका माल क्लियर हो जाता है तो वो कैंसिल। ये बताइए, ट्रांजिट ट्रेड के कोई हल है आपके ज़हन में? ट्रांजिट ट्रेड सही तरीके से हो जाए, या ट्रांजिट ट्रेड तो पाकिस्तान की मजबूरी है, इसको ख़त्म तो कर नहीं सकते हैं? सर इसको बिल्कुल रेगुलाइज कर सकते हैं, और पहले होता था, ये अब ऐसा दौर आ गया है कि ये सारी खराबियाँ उसमें पैदा हुई हैं, उसमें इदारे के एहलकार हैं वो मुलविस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें आप। ये पाकिस्तान में कंटेनर कैसे खुल जाता है? जब अफगानिस्तान के लिए आया तो अफगानिस्तान का तो कस्टम की सील भी लगी होती है, TPL ट्रैकर भी होता है, सब कुछ ये चीज़ें हैं सर, सब कुछ होता है। उसको चेक कौन कर रहा होता है? फिर मैं वही बात करूंगा ना, उस सील को कौन चेक कर रहा होता है? वो मुताल्लिका अफसर चेक कर रहा होता है जिसकी जिम्मेदारी है। वो ट्रैकर को ट्रैक कौन कर रहा होता है? मुताल्लिका अफसर कर रहा होता है। वो सब की इन्वॉल्वमेंट है, मिले हुए हैं वो सब, और उनकी वजह से स्मगलिंग होती है। ट्रांजिट ट्रेड को जो है इसको बिल्कुल चेक करने की, रिव्यू करने की ज़रूरत है, और इसको फुल प्रूफ सिस्टम बनाने की ज़रूरत है कि इसमें जो है कोई गड़बड़ ना हो सके। और अफगानिस्तान के लिए जो माल है वो अफगानिस्तान जाए और बगैर ड्यूटी के फिर वहाँ से पाकिस्तान ना आए।
ऐसा भी होता है अफगानिस्तान जाने के बाद भी स्मगल होकर फिर पाकिस्तान आ जाता है। वही तो कि बहुत सारे रास्ते हैं। देखिए ना, सी पोर्ट से चमन तक जाता है, फिर चमन से फिर वापस जी मुख्तलिफ शहरों में कराची तक आ जाता है। देखिए ना 800 किलोमीटर में कह रहा हूँ सफर है। बताइए। आप मुझे एक ये छोटा सा एक मोबाइल ला के दिखाइए चमन से, आप नहीं ला सकते। असला आ जाता है वहाँ से मंशियात आ जाती है, वहाँ से तमाम स्मगल का माल आ जाता है। अब आप ये देखिए कराची के बहुत करीब एक यूसुफ गोट का एक इलाका है। जी, वहाँ पर आज के ईरानी तेल। मैं आज से 3-4 महीने पहले मेरा जाना हुआ किसी काम के सिलसिले में, मैं तो हैरान हो गया। वहाँ रोडों में माल पड़ा हुआ था जनाब। तो उनसे मैंने पूछा कि भाई ये क्या है? उन्होंने बोला ये इलाका गैर है, यहाँ पे कोई इदारा नहीं आ सकता, हम इतने पैसे देते हैं तमाम इदारों को। तो ये सारा वहाँ खुले आम माल बिक रहा था। अच्छा जी, ये कराची कैसे जाता है, फिर लाहौर कैसे जाता है यहाँ से? तो उन्होंने कहा भाई इसका भी तरीका है, हमारी गाड़ियाँ मखसूस हैं और उस पर कोई इदारा एजेंसी हाथ नहीं डालेगा, उसके हम एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। अच्छा, ये सही। तो बोला ये गाड़ियाँ खड़ी हैं तो आप पूरे कराची में कहीं ले जाएं या ट्रक अड्डे पे भेजें, फला अड्डे पे जाएगा, वो वहाँ से इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर चला जाएगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसके अलग पैसे देते हैं। जी बिल्कुल दे रहे हैं। अब देखें ना, अब इससे ये जो सब कवानीन की खिलाफ वर्जी है, इससे आपके मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है इन्हीं। अब आप देखिए कि आपका जो मेरिट रोड की मार्केट है, यहाँ पर IPR लॉज की बड़ी वायोलेशन है कि वहाँ पर आपको सेंसोडाइन का टूथपेस्ट ही मिलता है जो कि अफगान ट्रांसलेटेड और पता नहीं कहाँ से, ना जाने किस तरीके से एक्सपायर माल आ रहा है, वो वहाँ बिक रहा है। आपको फेयर एंड लवली भी मिलेगी, यूनिलीवर पाकिस्तान की। ये ब्रांड्स अब्यूज़ हुए, ये ब्रांड्स अब्यूज़ हो रहे हैं पाकिस्तान में इन ग्रे मार्केट्स में। बिल्कुल। इससे FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो भी पाकिस्तान में कम हो जाती है जब वो देखते हैं कि ये कानून की खिलाफ वर्जी है। और तो बाहर वाले आके अपनी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्री नहीं लगाते हैं कि यार यहाँ पर तो ब्रांड का यह हाल हो जाता है। तो इस सिलसिले में भी कुछ बताइए कि इसकी रोकथाम या कुछ। सर उसमें ये है कि अब क्योंकि आप इसी मार्केट से आपका ताल्लुक है। अब ऐसा हो रहा है कि ब्रांड प्रोटेक्शन के नाम से कंपनीज आ गई है जो उन्हें केस दिया जाता है, वो कंपनियां उनको क्लेम करती हैं कि भाई ये आप पकड़ें, ये ब्रांड है हमारा और ये मार्केट में पकड़े आपके किसके पास है। वो कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, लेकिन उसमें ये है कि देखिए एक तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि स्मगल होके ब्रांड जो है ओरिजिनल जो है वो आता है मुख्तलिफ जगहों से स्मगल होके, उस पर ड्यूटी टैक्स नहीं दिया जाता। जो उन स्मगलरों के हाथ में जो आइटम लग जाता है, यानी मिसाल के तौर पे पॉन्ड्स की कोई क्रीम है, जी। अगर वो स्मगलर ला रहा है तो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर क्रीम पे मिसाल के तौर पे अगर ड्यूटी है 500 रुपये तो उस स्मगलर को नहीं लग रही वो 500 रुपये ड्यूटी, ठीक है ना। तो वो मार्केट में कम कीमत में बेचना शुरू करता है, इंपोर्टर जो है वो मंगाना ही छोड़ देता है। दूसरा जाली प्रोडक्ट, वो जाली प्रोडक्ट लोकली भी बन रही हैं पाकिस्तान में भी, कराची में भी, और इसके अलावा चाइना से बनवा के भी मंगाई जा रही हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। लेकिन चाइना का माल भी अब तो स्मगलिंग से आ रहा है ना। जी आप बता रहे थे। जी बिल्कुल आ रहा है। वो स्मगलिंग से इसीलिए आ रहा है कि जिस माल पे भी ड्यूटी ज़्यादा होगी ना, गवर्नमेंट को चाहिए ड्यूटी और टैक्सेस भी कम करें। हाँ। अगर स्मगलिंग ख़त्म करनी है तो ड्यूटी टैक्सेस कम कर दे, उसमें कम से कम मिलेगा तो सही ना। आज आपको अगर किसी चीज़ पे 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं और आप कम करके उसको 50 लाख कर देंगे तो वो 50 लाख तो मिलेंगे, अभी तो 50 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं आपको। तो ये सोचना FBR का काम है, पॉलिसियाँ बनाना। लेकिन शायद इसलिए नहीं बनाते कि उनमें जो ताकतवर लोग ऐसे बैठे हैं जो करप्शन में मुलविस हैं, वो पैसा उनकी जेबों में जा रहा है। सही है जी, सही। तो वो इसलिए नहीं चाहते कि कवानीन बने। टैक्सेस के कवानीन की इसलाह इसलिए नहीं होती कि ये ही रिकमेंडेशन देते हैं हुकूमत को, वो रिकमेंडेशन सही देते ही नहीं है। सही। क्योंकि फिर उनके बंद हो जाएंगे सारे रास्ते। ठीक है जी। तो मैं अब अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान की जो बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है उसको बेहतर बनाया जाएगा, टैक्स और ड्यूटीज़ की जो कलेक्शन का निज़ाम है वो बेहतर होगा, POS सिस्टम जो दुकानों पे लगा हुआ है, मुख्तलिफ बड़ी दुकानों पे लगा हुआ है जहाँ जिनकी रोज़ाना की लाखों की सेल्स है, उसको बेहतर बनाया जाएगा, उसको वॉच किया जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ा ये कि FBR की सेंट्रलाइज ऑफिस जो है FBR का इस्लामाबाद में, वो अपने तमाम रीजनल ऑफिस को चेक करना शुरू करें कि भाई किस तरीके से काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, कौन लोग काम कर रहे हैं, कौन लोग काम नहीं कर रहे हैं, और कौन लोग जो है वो ताजिरों को थ्रेट कर रहे हैं। और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो कि बहुत ज़रूरी है इस मुल्क के लिए, कि जिससे मुख्तलिफ़ अशिया की स्मगलिंग और महंगाई भी कंट्रोल हो सकती है। इस सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो इजाज़त दीजिए कि अगले हफ्ते तक फिर मैं आपके प्रोग्राम कोई अच्छा इशू लेकर आऊँगा अपने प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।